बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे स्टूडेंट। आज का इस लेक्चर सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 44 है स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम 7.7 से लेकर 7.10 तक के न्यूमेरिकल्स को जो सा है वो कवर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले 7.7 न्यूमेरिकल है। अ साउंड सिस्टम प्रोड्यूस 200 वाट्स ऑफ पावर if the sound is directed at a crowd with an area of 150 meters square. What is the intensity of sound? स्टूडेंट, अगर इसकी पावर कैलकुलेट करें तो 200 वाट है, एरिया निकालें तो 150 मीटर स्क्वायर आता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वो कहते हैं एक क्राउड का रीजन है जिसका एरिया 150 मीटर स्क्वायर है। इस रीजन में एक स्पीकर की मदद से साउंड पहुंच रहा है जिसकी पावर 200 वाट है। तो इस साउंड की टोटल इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बताएं इस साउंड की इंटेंसिटी कितनी होगी। स्टूडेंट, टू फाइंड में आपने क्या मालूम करना है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इसके सोल्यूशन में फार्मूला आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे? स्टूडेंट, फार्मूला आप लोगों ने ये इस चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा तफसील से। I इज इक्वल टू पी आवर ए। ई आवर ए फार्मूला है। ई एनर्जी ऑफ अ साउंड, इसे एनर्जी पर यूनिट टाइम है ये बेसिकली। तो इसे आप पावर पर यूनिट एरिया लिखेंगे। पावर की वैल्यू 200 और एरिया की वैल्यू 150। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर अब आपको कैलकुलेशंस भी मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट जिन्हें कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आता है वो कैलकुलेशंस का मेथड भी साथ सीख दे। ये तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप 200 को सिंपल 150 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 4/3 आएगा। और यहाँ से आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये डेसिमल में आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, इसका आंसर आपके पास आएगा 1.33 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी इंटेंसिटी का आंसर है, यूनिट है। अब स्टूडेंट चलते हैं 7.7 के बी पार्ट की तरफ। इसका बी पार्ट है अ लाइट बल्ब emits 100 watt of power if the light is spread out even over a sphere with a surface area of 400 meters square. What is the intensity of light? सबसे पहले देखें, एक लाइट बल्ब की पावर गिवन है कि 100 वाट का लाइट बल्ब है। ये जिस सरफेस एरिया के ऊपर लाइट को फॉल करवा रहा है ये एक सरफेस एरिया है, इससे दूर एक लाइट बल्ब पड़ा हुआ है। यहां से रोशनी इस सरफेस एरिया के ऊपर फॉल करती है और इस सरफेस एरिया की वैल्यू 400 मीटर स्क्वायर है। तो आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैलकुलेट करके बताएं क्या होगी। स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने इसी फार्मूले को पढ़ा है। I इज इक्वल टू पी आवर ए। पी आपके पास 100 है, एरिया 400 है, तो पावर आपके पास जो आएगी आप उसकी वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 0.25 वाट पर मीटर स्क्वायर, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके पास 7.8 न्यूमेरिकल है। अ रेडियो एंटीना ब्रॉडकास्ट 500 watts of power if the signal is received at a distance of 100 kilometer. What is the intensity of signal? अच्छा स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल भी पावर सेम फार्मूले से सॉल्व होना है, लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों ने समझना है। यहाँ देखें डायग्राम के अंदर एक रेडियो एंटीना है जो 500 वाट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो सा है वो रेडिएशंस को थ्रो कर रहा है। अब क्वेश्चन में वो आपसे ये कहता है कि सिग्नल एक रिसीवर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर रिसीव होता है, यानी ये सिग्नल्स 10 किलोमीटर अवे एक रिसीवर मौजूद है, ये रिसीवर इन सिग्नल्स को यहाँ पर रिसीव करता है। तो स्टूडेंट, आप इनकी इंटेंसिटी बताएं क्या होगी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर्मूला तो यही इस्तेमाल हो रहा है, आई इज इक्वल टू पी आवर ए, पावर पर यूनिट एरिया। लेकिन एरिया कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप? यहाँ पर कोई एरिया की वैल्यू गिवन नहीं है। तो बेसिकली स्टूडेंट याद रखिएगा, जब कोई रेडियो एंटीने से सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो वो स्फेरिकल शेप के अंदर चारों डायरेक्शन के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। जैसे आपको इधर रिसीवर के क्रॉस नजर आ रहा होगा कि ये रिसीवर तक पहुंचने वाले सिग्नल चारों डायरेक्शन से एक सफेयर की सूरत में है। तो स्टूडेंट, ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि एरिया जो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो 4πr² करेंगे। आर स्क्वायर 10 किलोमीटर कंसीडर करेंगे। किलो की वैल्यू आपके पास 1000 है तो 10,000 आप यहाँ पे पुट कर देंगे। 4 पाई 3.8 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 3.98 इंटू 10⁻⁻9 वाट पर मीटर स्क्वायर, जो कि इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर होगा। इसकी कैलकुलेशंस को स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है? आप इस डिवीजन के बटन को प्रेस करेंगे, ऊपर आप लिखेंगे 400, नीचे आप इस बटन से आएंगे ये वाले, देन आप 4 मल्टीप्लाई
3.14 इस तरह से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट आप लगाएंगे, 10 किलोमीटर है स्टूडेंट, किलो प्रीफिक्स की वैल्यू के 30 ऐड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इस इक्वेशन को कर देंगे इसका स्क्वायर। अब आप इसका आंसर निकालें, ये 3.98 इंटू 10⁻⁷ आता है। राउंड ऑफ करके हमारी बुक पे ये आंसर 4 इंटू 10⁻⁹ वाट पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। स्टूडेंट ये है हमारा 7.8 न्यूमेरिकल। अब आप आ जाए 7.9 न्यूमेरिकल पे। एन ऑर्गन पाइप has a length of 1 meter. Determine the frequency of fundamental and first two harmonics. If the pipe is open at both ends and if the pipe is closed at open end. गिवन डाटा में देखें, एक ऑर्गन पाइप आपको गिवन है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है जी 1 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू गिवन डाटा में स्टूडेंट आपको गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। नंबर सेकेंड, आपने पहले दो हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें ऑर्गन पाइप दोनों एंड से ओपन होगा। स्टूडेंट जिन बच्चों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा वो बच्चे जो सा है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फार्मूले को याद रखते होंगे, वो F1 = V/2L है ऐसे ऑर्गन पाइप के जरिए जो दोनों एंड से ओपन है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो इसी लेक्चर सीरीज के अंदर ये टॉपिक जो सा है वो वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, वहां जाके इसको पहले लेक्चर को पढ़ें। ऑर्गन स्टेशनरी वेव्स इन एन ऑर्गन पाइप ये टॉपिक है और इसका लिंक जो सा है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहा है, वहां से आप इस टॉपिक को पढ़ें। तो हम उस टॉपिक से इस फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं, F1 = V/2L। ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। वेलोसिटी की वैल्यू 340, लेंथ 1 मीटर है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा 170 हर्ट्ज। वैसे तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन एक दफा फिर भी आप इसे कैलकुलेटर से देख लें। सिंपली आपने 340 को 2 से डिवाइड करना है, आंसर आपके पास 170 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसकी करेंगे नेक्स्ट टू फ्रीक्वेंसी। सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए ये फॉर्मूला F2 = 2F1 बन जाएगा। तो आप सिंपली 170 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्टूडेंट आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 340 हर्ट्ज। और थर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करेंगे, F3 = 3F1। 3 को आप 170 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 510 हर्ट्ज। ये स्टूडेंट इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसी न्यूमेरिकल की। ये एक ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये चीज गलत बनी हुई है, इसको करेक्ट कीजिएगा। जो हमारा ऑर्गन पाइप ओपन होता है उसके ओपन एंड के ऊपर हमेशा एंटी नोड्स बनते हैं, तो यहां से एंटी नोड्स बनेंगे और सेंटर में एक नोड पॉइंट बनेगा। तो ये डायग्राम करेक्ट कीजिएगा। बाकी जो इसकी डेरिवेशन और फॉर्मूलाज की इक्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है, इसको देख लीजिएगा। क्योंकि ये AI जनरेटेड है तो उसने इसको यहाँ पर मिस्टेकनली नोड्स बनाए हुए हैं। तो याद रखिएगा ओपन एंड्स के ऊपर हमेशा एंटी नोड्स बनते हैं। तो ये डायग्राम आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसके नेक्स्ट 7.9 के बी पार्ट पर आ जाएं। इसका बी पार्ट जो सा है वो इफ द पाइप इज क्लोज एट वन एंड, अगर पाइप एक एंड से क्लोज है तो स्टूडेंट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे वो F1 = V/4L का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। V की वैल्यू 340 है, 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे, F1 आपके पास आ जाएगा 85 हर्ट्ज। इसकी भी कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। जी 340 को सिंपली आपने डिवाइड करना है 4 के ऊपर, आंसर आपके पास 85 आ जाएगा। इसकी सेकंड फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करेंगे, F2 = 3F1, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 85 को और आंसर 255 हर्ट्ज आ जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उन स्टूडेंट्स को यकीनी तौर पे इस बात का इल्म होगा कि यहाँ पर 2F1 क्यों नहीं आया, 3F1 आया है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की सीरीज का फार्मूला जो सा है वो आप लोग मालूम करते हैं, तो इसमें 3F1 आएगा। हमारी जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है वो 5F1 आती है, 5 ऐसे ही आ जाएगा और F1 की जगह पर हम 85 की वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आएगा 425 हर्ट्ज। ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है।
एक सेम केस है, 1 मीटर लेंथ है, लेकिन इस बार क्लोज एंड है दोनों के ऊपर। तो क्लोज एंड के ऊपर हमेशा जो सा है वो एंटी नोड्स बनते हैं। ये वाली जो डायग्राम अभी आपने पहले देखी, ये इसकी एक एंड के ऊपर अगर यहां से ये क्लोज है तो नोड बनेगा, दूसरे एंड पर ये ओपन है तो इसके ओपन एंड वाले पॉइंट बनेंगे। तो स्टूडेंट ये थोड़ी सी मिस्टेक जो सी है वो यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जो डायग्राम्स यहाँ पर जनरेटेड है एआई से वो गलत बनी हुई है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब 7.10 न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। A train is approaching a station at 90 kilometers per hour. एक ट्रेन 90 किलो माइल्स पर आवर से अप्रोच कर रही है। Sounding a whistle of frequency of 1000 hertz. ये 1000 हर्ट की फ्रीक्वेंसी एमिट करते हुए, साउंड जनरेट करते हुए आगे बढ़ती आ रही है। What will be the apparent frequency of the whistle as heard by the listener sitting on the platform? एक लिसनर प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है और वो आती हुई ट्रेन की साउंड की फ्रीक्वेंसी को सुनता है। उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें कि उसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज फील होगा। एंड देन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी heard by the same listener if the train moves away from the station with same speed. अगर वो ट्रेन उसके पास से गुजर कर अब अवे चली जाती है, स्टेशन से वहां रुकती नहीं है और अब वो उससे अवे जा रही है, तो तब लिसनर कितना फ्रीक्वेंसी में चेंज महसूस करेगा। ये दोनों केस है आपके पास। आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, एक दफा सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और एक दफा सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट, गिवन डाटा आपके सामने है। सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखेंगे, ये कितनी है आपके पास, 1000 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 90 किलो माइल्स पर आवर। स्टैंडर्ड एसए यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, तो आप अपनी इस यूनिट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेशंस देखिए स्टूडेंट, फ्रैक्शन का बटन दबाएंगे, ऊपर आप लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 1000, नीचे लिखेंगे 3600। आंसर आपके पास आएगा 25 मीटर पर सेकंड। देखिए स्टूडेंट, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है आपके पास, 340 मीटर पर सेकंड। मालूम आपने क्या करना है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है दो केसेस में। व्हेन ट्रेन अप्रोचेस द लिसनर, ये वो केस है व्हेन सोर्स मूविंग द टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जब एक सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। तो इस सूरत में डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो v डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस मल्टीप्लाई बाय f है। सिंपली वैल्यूज को पुट करें और अब आप इनकी कैलकुलेशंस को कर लें। इस कैलकुलेशंस को आप यहां करेंगे, फ्रैक्शन का बटन लगाएंगे, ऊपर आएगा 340, नीचे आएगा 340 माइनस 25। जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। स्टूडेंट ये आंसर आपके पास 1079.36 आ जाएगा। राउंड ऑफ करके आप इसको 1079.4 हर्ट्ज लिखेंगे। तो ये वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर अपनी तरफ आते हुए महसूस करेगा ट्रेन की आवाज को। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर मौजूद है और ये ट्रेन इस ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है। जैसे जैसे ये ट्रेन इस ऑब्जर्वर की तरफ आएगी, इसको जो आवाज सुनाई देना शुरू करेगी वो ज्यादा आवाज सुनाई देना शुरू करेगी। तो 1079.4 हर्ट्ज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज इसको सुनाई दिखाई देगा, क्योंकि ट्रेन उसकी तरफ आ रही है और उसे कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो सी है वो सुनाई देगी। और दूसरा केस है ट्रेन मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसी सूरत में उसे जो फ्रीक्वेंसी दिखाई देती मालूम होगी वो कम होगी। तो स्टूडेंट इस दूसरे केस को भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। v डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस मल्टीप्लाई बाय f। v की वैल्यू 340, 340 प्लस 25 प्लस 1000। कैलकुलेशन स्टूडेंट इसकी अब आप देख लें, यहाँ पर फ्रैक्शन का साइन आएगा, 340 डिवाइड करेंगे आप 340 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 1000। आंसर आपके पास आ जाएगा 931.50। यानी ये फ्रीक्वेंसी आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम है क्योंकि ट्रेन अब अवे मूव कर रही है। ये स्टूडेंट जो सा है वो आपके पास आपके न्यूमेरिकल्स की सीरीज थी।
आज की ये वीडियो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। ऐसी तमाम तर वीडियोस देखने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है, ताकि एग्जाम्स फिजिक्स की, एफएससी की और दूसरे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को इस चैनल से हेल्प मिलती रहेगी। तो आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। अल्लाह हाफिज।